नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। इतिहास की ये जो संभावित प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस जो वैकेंसी आई हुई है और लेखपाल और साथ साथ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उन पेपर्स को खंगाल कर उसमें जो हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लेकर हम इसको डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। ये सेट 2 है, इसके पहले सेट 1 रिलीज हो चुका है, उसको आप जाके देखिए। तो यहाँ पर हम जो पहला प्रश्न देख रहे हैं, तो पहला प्रश्न ये है जो यूपीएसआई का प्रश्न है। एसआई का प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहब या फिर साहिब, चाहे साहेब लिखा मिलेगा चाहे साहिब लिखा मिलेगा, दोनों बात एक ही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो ये सिख धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। आदि ग्रंथ भी इसे कहा जाता है। ये सिख समुदाय या सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसका जो संकलन किए थे सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव कैसे गुरु थे? सिखों के 5वें गुरु थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं, तो उनमें से जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट देखें तो अर्जुन देव को सच्चा बादशाह, सच्चा पातशाह भी कहा जाता है। सच्चा बादशाह, सच्चा बादशाह किसको कहा जाता है? अर्जुन देव को कहा जाता है, गुरु अर्जुन देव को। इन्हें जहांगीर जो थे, जहांगीर का लड़का खुसरो था, जहांगीर का लड़का खुसरो था और खुसरो को गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद किए थे, जिससे क्या था कि जहांगीर नाराज हो गए थे। खुसरो की आर्थिक मदद करने के कारण अर्जुन देव से जहांगीर नाराज हो गए और जहांगीर अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दिए थे। ठीक है, तो आदि ग्रंथ यही गुरु ग्रंथ साहिब है जिसकी संकलन अर्जुन देव ने किया। इसका प्रकाशन जो हुआ था वह 30 अगस्त 1604 को हुआ था। आदि ग्रंथ का प्रकाशन 30 अगस्त 1604 को हरमिंदर साहिब अमृतसर में, हरमिंदर साहिब अमृतसर में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रकाशन हुआ था 1604 में 30 अगस्त। आदि ग्रंथ का 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, तो ऑप्शन बी इसका सही है। और अगर गुरुओं को देखें तो इसमें पहला जो ऑप्शन है गुरु हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह अर्जुन देव के बाद जो 6वें गुरु थे ये थे गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया कि इन्होंने अपने जो सिख समुदाय था उसको सैनिक प्रशिक्षण, सैनिक शिक्षा देना शुरू किया था। तो सैनिक संप्रदाय की शुरुआत किए थे गुरु हरगोविंद सिंह। अकाल तख्त का निर्माण किया था। बहुत प्रश्न में पूछता है अकाल तख्त, अकाल तख्त का निर्माण या अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? तो ये जो 6ठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह, इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण किया था। शाहजहां से इनका संघर्ष हुआ था, इनका जो संघर्ष हुआ था वह शाहजहां से हुआ था। तो ये हरगोविंद सिंह के बारे में जो 6ठे गुरु हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन यहाँ पर देखिए गुरु गोविंद सिंह दिया। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में देखते हैं। भाई सिख संप्रदाय में कुल 10 गुरु होते हैं, तो वो जो आखिरी गुरु होते हैं 10वें गुरु वह होते हैं गुरु गोविंद सिंह। यही अंतिम गुरु थे या यही आखिरी गुरु थे। ठीक है, इसके बाद कोई गुरु नहीं बता। इनको भी सच्चा बादशाह कहा जाता है, इन्हें भी सच्चा बादशाह की उपाधि मुख्य रूप से इनके लिए प्रचलित थी। इन्होंने 1699 जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, 1699 खालसा पंथ की स्थापना किए थे। खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? 1699। जी हाँ, खालसा पंथ। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, अंतिम गुरु, सच्चा बादशाह, 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को पंचकार की अवधारणा दिए थे। पंचकार मतलब के से 5 चीजें, के से 5 चीजें क्या क्या इनको धारण करना है कि इनके जो अनुयायी हैं वह केस धारण करेंगे, कड़ा धारण करेंगे, कड़ा पहनेंगे, केस, कड़ा, कंघा रखेंगे, कंघा, कच्छा और कृपाण और
कृपाण। तो ये जो चीज़ें हैं, 5 चीज़ें पंचकार की जो धारण करने की बात कहते हैं, वह 10वें गुरु जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने केस, कड़ा, कंघा, कक्षा और कृपाण धारण करने की सलाह दिए थे। इनका जो एक प्रसिद्ध जो इनसे संबंधित एक पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, वह है कि इनकी आत्मकथा का क्या नाम है। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? तो विचित्र नाटक। विचित्र नाटक याद रखिएगा, इनकी आत्मकथा क्या है दोस्तों? विचित्र नाटक ये है। ये तो इतनी बात होगी गुरु गोविंद सिंह के बारे में। अब यहाँ पर हम गुरु नानक के बारे में देखते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुरु नानक के बारे में। तो चलिए हम गुरु नानक के बारे में देखते हैं। तो गुरु नानक के बारे में हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सिख संप्रदाय था, सिख संप्रदायों में जो पहले गुरु थे जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना किए, वह थे गुरु नानक। वह कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक इन्होंने ही सिख पंथ की स्थापना किया था, सिख धर्म की स्थापना किया था। तो ये प्रथम गुरु थे, पहले गुरु थे गुरु नानक। इन्हें नानक पंथ इन्होंने ही चलाया था। सिख धर्म या नानक पंथ चलाने का श्रेय किसे जाता है? गुरु नानक को जाता है। ठीक है। इनका जन्म या इनके जो गुरु थे, गुरु नानक के गुरु कबीर दास, याद रखिएगा गुरु नानक के गुरु कौन थे? कबीर दास थे। गुरु नानक के गुरु कबीर दास थे, ये इनके गुरु थे। और इनके पिता कालूचंद, इनके पिता का क्या नाम है? कालूचंद। पिता जो हैं कालूचंद हैं और माता है तृप्ता देवी। इनकी माता का नाम है तृप्ता देवी, पूछ लेता। और इनकी पत्नी है सुलक्षणा देवी। इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों सुलक्षणा देवी। इन्होंने ये पहले गुरु हैं जिन्होंने सिख पंथ या नानक पंथ का गठन किया था या नानक पंथ चलाया था। तो ये पहले देखिए, एक प्रश्न जो एसआई में पूछा गया उससे हमने यहाँ पर 20 ऐसे प्रश्न लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जब पहला राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, वो हुआ था 7 जून 1955 को। पहला जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था वह 7 जून 1955 को हुआ था। और किसके द्वारा? उस समय जो राष्ट्रपति थे, उस समय के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और इस जो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे वह थे बीजी खेर थे। ये उस समय राजभाषा आयोग जब गठित हुआ तो उसके अध्यक्ष बनाए गए। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया वह 1956 में सेंटर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और उस रिपोर्ट में ये बात की गई कि भाई कोई भी कामकाज होगा, सरकारी जो कामकाज होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी भाषा में काम होना चाहिए? हिंदी भाषा में काम होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज को कम से कम इस्तेमाल किया जाए या कुछ सरकारी कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। तो ये प्रथम राजभाषा आयोग जो गठित हुआ था 1955 में, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे बीजी खेर। तो इस तरह की बातें की गई थी। और यहीं से कामकाजी भाषा को जब हिंदी घोषित किया गया तो यहीं देखिए हिंदी से और चीज़ें हम इससे संबंधित देखते हैं। देखिए 14 सितंबर 1949 ये डेट याद कर लीजिए। ये इस दिन को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी को कौन सी भाषा घोषित किया गया था? राजभाषा। ये भाषा आयोग के पहले की बात है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। और संविधान में जो इससे संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक हिंदी भाषा के बारे में बातचीत की गई है। और यही जो 14 सितंबर है, यही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी
दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ये इसमें हम देख सकते हैं और पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, चलिए इसका जवाब दीजिए सभी लोग। किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? ये धड़ाधड़ कम से कम सैकड़ों बार अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में सती प्रथा को किसने समाप्त किया था और या किसने करवाया था। तो इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे 1833 से लेकर 1835 तक, ठीक, इस समय तक ये क्या थे? गवर्नर थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इन्होंने अपने, देखिए इन्होंने क्या किया था 1829 में राजा राम मोहन राय के कहने पर या इनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? सती प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया। हाँ जी, बैन मतलब पूरी तरह से बंद कर दिया, समाप्त कर दिया सती प्रथा को। इन्हें ये भारत के पहले, देखिए पहले ये बंगाल के गवर्नर थे, उसके बाद ये भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। तो यहीं से, इन्हीं के कार्यकाल से बंगाल का जो गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अब भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए, फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए गए, वह यही बनाए गए लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत के पहले जो गवर्नर जनरल बने, पहले ये बंगाल के थे, उसके बाद इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। इन्होंने ही सती प्रथा को समाप्त किया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और इन्होंने क्या किया था? ठगी प्रथा बहुत प्रचलित थी। 1830 में कार्ल स्लीमैन की अध्यक्षता में, कार्ल स्लीमैन के सहयोग से ठगी प्रथा का अंत भी किए थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट हैं जिनको आप बेंटिक के बारे में देख सकते हैं। ये देखिए इंग्लिश में लिखा वेलेजली के बारे में समझते हैं दोस्त। वेलेजली, ठीक, चलिए वेलेजली को बंगाल का शेर कहा गया अंग्रेजों द्वारा। पहली बात, इनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा वेलेजली का। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे जब फोर्ट विलियम? चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम कॉलेज का अध्यक्ष बनाया गया था। वेलेजली ने एक, इनकी जो सबसे खास बात है जो इतिहास में बहुत पूछा जाता है, वह है सहायक संधि इन्होंने लाया था। सहायक संधि, और इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो प्रथम यहाँ का प्रांत था वह था हैदराबाद। तो इन्होंने क्या किया था कि राज्यों को सहायक संधि के माध्यम से अपने में विलय कर लेते थे या मिला लेते थे। तो हैदराबाद था, मैसूर था, तंजौर था, इस तरह से बहुत से प्रांत क्या हुआ, इन्होंने सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, तो ये सहायक संधि के जो जन्मदाता हैं वेलेजली हैं, भारत में जो लाए थे, लागू किए थे। उसके बाद हम देखते हैं डलहौजी के कार्यकाल को। डलहौजी, अब देखिए डलहौजी, इन सब के बारे में मैं थोड़ा कुछ पॉइंट टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत चीज़ें हैं। डलहौजी जैसे व्यक्ति, जैसे कि इनका कार्यकाल अगर देखा जाए डलहौजी का, तो 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल रहा। ये क्या कहते हैं, विलय की नीति जो लागू करने वाला व्यक्ति था भारत में, विलय की नीति को लागू करने वाला व्यक्ति डलहौजी ही था। और एक ऐसा राज्य था विलय में अवध जो लगातार अंग्रेजों के अनुसार ही अपना काम करता था, अवध का नवाब। फिर भी इन्होंने अवध को भी नहीं छोड़ा। अवध को भी कहा कि अवध का जो नवाब है वह अपनी जनता पर सही से शासन नहीं चला पा रहा है, तो कुशासन का आरोप लगा
जाकर अवध का विलय कर लिया था। तो विलय की नीति डलहौजी ने ही लाया था भारत में। बहुत ही ये कुख्यात गवर्नर जनरल के रूप में भारत में जाना जाता है डलहौजी, यानी कि इसकी बहुत लोकप्रियता बहुत निगेटिव टाइप की है भारत में। तो कुशासन का आरोप लगाकर किसको हड़पा था? अवध को हड़पा था, क्योंकि अवध के लिए कोई कारण ही नहीं था इसका, क्योंकि अवध तो पूरी तरह से अंग्रेजों का चाटुकार बना ही हुआ था। लेकिन फिर भी अवध पर इसने कुशासन का आरोप लगाकर उसको भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो इस तरह का डलहौजी रहा 1856 में। 1856 की ये बात है। और इसके कुछ काम में देखा जाए तो जैसे रेलवे की शुरुआत इसी के समय होती है। रेलवे की शुरुआत इसी के समय होती है। एक कंपनी थी जिसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ये एक कंपनी थी। इस कंपनी ने ही भारत में पहली बार रेलवे चलाया था, रेलगाड़ी चलाया था। ठीक है, एक कंपनी ने। ठीक है, इसका 1949 में ये कंपनी आई थी। और इसने क्या किया था, बॉम्बे से लेकर थाड़े के बीच में 1853 में बम्बई से थाड़े के बीच में लगभग 34 किलोमीटर पहली बार भारत में रेलवे चलाई गई थी। लगभग 34 किलोमीटर बम्बई से थाड़े के बीच में। तो इस तरह का है। वैसे डाक टिकट जारी करने का श्रेय भी इसी डलहौजी को जाता है। डाक टिकट याद रखिएगा, डाक टिकट जारी करने का श्रेय भी। PWD जो लोक पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, लोक कल्याण विभाग होता है, लोक निर्माण विभाग जो होता है, PWD 1954 में उसकी स्थापना भी डलहौजी ही किया था। तो डलहौजी के कई काम ऐसे भी हैं जो आज भी उपयोग में आ रहे हैं। तो इन पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे करजन की। चलिए करजन के लिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं पहले। तो करजन की बात करते हैं। लॉर्ड करजन, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा चर्चा में, इतिहास में इसका नाम आता है करजन का। तो कुछ पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, बाकी जब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम इनको देखेंगे। तो देखिए, पहली बात तो करजन का कार्यकाल इतिहास में वायसराय के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? करजन का है। ठीक है, 1899 से लेकर 1905 वायसराय के रूप में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसने पुलिस आयोग का गठन किया था। पुलिस कमीशन या पुलिस आयोग का इसने गठन किया था। कृषि विभाग का गठन करने वाला करजन था। कृषि विभाग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार पूछता है। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग दोस्तों, विद्यालय आयोग का गठन 1902 में 1902 में इसका गठन करने वाला भी करजन ही था। करजन के समय में जो भारत में बहुत ही ज़्यादा दुखदाई घटना घटित होती है, अब खुद बताइए, मैं डेट बता दे रहा हूँ, 1905 में, जिसने हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम किया, हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ने का काम किया। प्रशासन का झूठा आरोप लगाया कि प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए इन क्षेत्रों को, एक क्षेत्र है जिसे कहते हैं बंगाल, बंगाल को इसने दो भागों में तोड़ दिया। एक बना दिया पूर्वी बंगाल और एक बना दिया पश्चिमी। इधर वाला पश्चिमी होगा, इधर वाला पूर्वी। तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल दो भागों में बांट दिया। कौन? यही लॉर्ड कर्जन। और इसने कहा क्या कि भैया बंगाल बहुत बड़ा है, तो बंगाल के प्रशासन को संचालित करना इतने बड़े क्षेत्र में आसान नहीं है, इसलिए हम बंगाल को दो भागों में बांटे हैं जिससे इसमें प्रशासन से चलाया जा सके। लेकिन दोस्त हकीकत ये नहीं है। हकीकत जो है वह ये है कि बंगाल में
पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, इस वाले क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए, उनमें दरार डालने के लिए बंगाल का विभाजन इसके कार्यकाल का सबसे घटिया काम माना जाता है। ठीक है, तो ये खैर सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन जो मुस्लिम सुधार आंदोलनों में जो बहुत प्रमुख आंदोलन में नाम आता है वह आता है अलीगढ़ आंदोलन का नाम, जिसे सर सैयद अहमद खां ने, इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। ये उस समय का बड़ा ही पॉपुलर आंदोलन था। पॉपुलर आंदोलन क्यों पॉपुलर आंदोलन था दोस्त? क्योंकि ये अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजों के पक्ष में काम कर रहा था। अंग्रेजी शिक्षा प्लस अंग्रेजों के पक्ष में बहुत बड़ा हितैषी के रूप में ये आंदोलन आया, अंग्रेजों के ये आंदोलन। तो उस समय सर सैयद अहमद खां, इनकी एक पत्रिका है सर सैयद अहमद खां की, जो बार बार पेपर में पूछा जाता है, तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक। तो ये इनकी पत्रिका है। ये पत्रिका किस भाषा में? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में है। तो ये इनसे संबंधित एक पॉइंट है जिसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? चलिए बताइए इसको। राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, भारतीय मतलब इंडियन, परिवर्तन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, और आई संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट। अब बता लेंगे, नीति बन गया। क्या बन गया? नीति आयोग। क्या बन गया? ये नीति आयोग। ये हिंदी में लिखा गया है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, पीएम ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। ये क्या है? ये भारत में एक थिंक टैंक की तरह थिंक टैंक है। भारत में नीतियों को चलाने के लिए कौन सी नीति लागू करना है, क्या करना है देश के लिए, क्या सही है क्या नहीं, उन सब चीज़ों के लिए विचार करता है और आगे उसको क्रियान्वित करता है। तो इसमें जो इसका हेड होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। और इसमें कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। सभी राज्यों के इसमें क्या होते हैं? मुख्य मंत्री होते हैं। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर दोस्त, नीति आयोग का हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर, यानी कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फुल फॉर्म में अगर देखा जाए इसका, नीति NITI, नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति आयोग। इसका जो गठन हुआ था दोस्त 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था नीति आयोग का। इसके पहले भारत में योजना आयोग चलता था। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, उसी योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। ठीक है, तो योजना आयोग भारत में चलता था। इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, 15 मार्च 1950 को, और 17 अगस्त 2014 को इसे भंग कर दिया गया। ये योजना आयोग क्या होता था? हर 5 साल पे क्या होता है? इसका गठन होता था और ये 5 साल के पूरे कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती थी कि क्या करना है देश में। तो जब ये भंग किया गया तो 2012 में 12वां योजना आयोग बना था, 12 से 17 के लिए। लेकिन 2014 में ही जब गवर्नमेंट बदलती है, बीजेपी की सरकार आती है, एनडीए गठबंधन वाली, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया जाता है, एक नया आयोग लाया जाता है, नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था?
तो पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि बक्सर का युद्ध जो था, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये धोखे से लड़ा गया युद्ध था, क्योंकि अंग्रेज इसमें क्या करते हैं, बंगाल के गवर्नर का जो मुख्य सेनापति होता है मीर जाफर, उसको अपनी ओर मिला लेते हैं। लेकिन जब बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है तो इसमें अंग्रेज फुल ताकत के साथ लड़ते हैं और ये लड़ा जाता है 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इसमें मुख्य रूप से किसके किसके बीच में होता है, तो देखिए बंगाल में मीर कासिम को हटाकर 1763 में मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया जाता है। और इसी मीर जाफ़र के समय में बंगाल में क्या होता है, बक्सर की लड़ाई होती है। तो ये अंग्रेज और मीर जाफ़र के बीच में लड़ाई नहीं होती है कि अंग्रेज और बंगाल के बीच में, बल्कि जो ये मीर कासिम जो यहाँ का नवाब था, मीर कासिम को हटाकर अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बनाया था। तो मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में ये बक्सर का युद्ध होता है। इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो, अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लड़ा था, हेक्टर मुनरो उनका जो मुख्य सेना कमांडर था वह लड़ा था। और इधर मीर कासिम के साथ कौन थे, एक तो मीर कासिम था, दूसरा अवध का नवाब था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। और तीसरा जो दिल्ली का या मुगल बादशाह जो था, मुगल बादशाह ये कौन था, शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह जो था वह था शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों की तिगड़ी अंग्रेजों में हेक्टर मुनरो की सेना से लड़ती है, लेकिन इनको पराजय का मुंह देखना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है। ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। इस समय गवर्नर कौन था, वेंसिकार्ट, गवर्नर था वेंसिकार्ट गवर्नर था। इसका जो सेना कमांडर जो लड़ाई लड़ा था हेक्टर मुनरो, याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने प्रेरित करने के लिए कहाँ की यात्रा की थी। तो एक बात जान लीजिए, अगर गांधी जी का किसान से संबंधित विरोध की बात आए, यहाँ वृक्षारोपण शब्द थोड़ा कठिन दिया है। कठिन का मतलब कि वृक्षारोपण आपको देखने को नहीं मिलता किताब पढ़ते हो तो यहाँ से आप लगा सकते हो किसानों को विरोध करने के प्रेरित करने के लिए यात्रा किया था। तो गांधी जी ने जो किसानों से संबंधित पहला आंदोलन में भाग लिया था वह था चंपारण। वह था क्या था, चंपारण में एक्चुअली ये बिहार में पड़ता है। वहाँ पर नील की खेती होती थी, 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी, नील की खेती होती थी और 3 कठिया प्रणाली चल रही थी कि 3/3 हिस्से पर क्या करना है, नील की खेती करना ही करना है। तो ऐसे में एक किसान था राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला क्या करता है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित करता है कि आके हमारी दशा को देते हैं। गांधी जी वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर किसानों से मिलते हैं और उस आंदोलन को सफल बनाते हैं, विद्रोह करते हैं, सफल बनाते हैं। 3 कठिया मतलब 3/20 इस तरह का हिस्से पर खेती करना अनिवार्य होता था। तो ये जो संबंधित है दोस्त, यह है चंपारण। ये उसके बाद ये तो 1917 चंपारण वाला जो आंदोलन था 1917। खेड़ा का आंदोलन होता है 1918, खेड़ा का मिल मजदूर आंदोलन 1918, खेड़ा का अहमदाबाद का मिल आंदोलन, खेड़ा का आंदोलन, अहमदाबाद का आंदोलन, ये दोनों 18 में होते हैं। तो पहला जो आंदोलन था वह 1917 का था गांधी जी का। गांधी जी से संबंधित कुछ और बातें अगर देखते हैं तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था गुजरात के
पोरबंदर में, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। 1969 एक तारीख ऐसी है जब स्वेज नहर बन के तैयार हुई थी। स्वेज नहर, ये भी ध्यान दे सकते हैं कि इसी समय स्वेज नहर बन के तैयार हुई थी। तो ये कुछ संबंधित चीज़ें हैं। गांधी जी 1893 में ये अफ्रीका चले जाते हैं दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए अफ्रीका जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका, और वहाँ पर इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद ये 1915 में भारत वापस आते हैं। 1900 लगभग 20 साल बिता के भारत वापस आते हैं और भारत की लगातार साल भर यात्रा करते हैं, भारत की दशा को समझते हैं। उसके बाद ये अपना पहला आंदोलन करते हैं, चंपारण का आंदोलन। तो ये उत्तर है इसका चंपारण, पॉइंट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी तो उसके बाद कौन सा ऐसा राज्य है जो पुलिस सुधार समिति का गठन किया था। तो भाई कौन सा ऐसा पहला राज्य है जो पुलिस सुधार समिति का गठन किया था आज़ादी के तुरंत बाद, तो वह था केरल। केरल है जो पुलिस सुधार समिति का गठन किया था। और इससे क्या देख सकते हैं, केरल का आप नृत्य देख सकते हो। केरल के नृत्य में क्या है, कथकली है। केरल के नृत्य में क्या है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम, ये केरल के लोक नृत्य हैं। और केरल में क्या देख सकते हो, केरल में एक मोनाजाइट सैंड मिलती है, मोनाजाइट मिट्टी या धूल मिलती है। इस मोनाजाइट मिट्टी में दोस्त थोरियम पाया जाता है। इस मोनाजाइट मिट्टी में थोरियम पाया जाता है। थोरियम का प्रतीक चिन्ह KH होता है, इसका परमाणु क्रमांक 90 होता है। ठीक है, तो थोरियम जो परमाणु है किस में पाया जाता है, मोनाजाइट मिट्टी में। कहाँ मिलता है, केरल में मिलता है। तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है, भरतनाट्यम। तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, कर्नाटक यक्षगान। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। तो लोक नृत्य पेपर में खूब पूछता है, तो इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। किस वेद को लोकप्रिय वेद कहा जाता है। देखिए वेद जो है, वेद विद शब्द से निकला है। विद संस्कृत भाषा के विद शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है ज्ञान या जानना। जिसका मतलब क्या होता है, ज्ञान या जानना। तो कुल 4 प्राचीन वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना, सबसे जो प्राचीन वेद है वह दोस्त है ऋग्वेद। ठीक है, इसका ये क्या है, ये देवताओं की स्तुतियों से संबंधित है। देवताओं के लिए प्रार्थनाएं इसमें है ऋग्वेद में। ठीक है, इसमें कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक, ऋग्वेद का जो प्रत्येक मंत्र है, जितने भी इसमें मंत्र हैं, वह अग्नि देवता की उपासना से शुरू होते हैं। सबसे पहले अग्नि देवता की उपासना होती है, उसके बाद बाकी सब मंत्र शुरू होते हैं। तो ये 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है दोस्त, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। और क्या है, 7वां जो मंडल है, 7वां मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है। दशराग युद्ध की चर्चा है। और क्या है, नवा मंडल में सोमरस की बात की गई है, सोमरस की बात की गई है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। देखिए सामवेद, देखिए ऋग्वेद को गाने वाले को होत्रु कहते हैं, होत्रु। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण या गाने वाले को होत्रु कहा जाता है। सामवेद संगीत से संबंधित है। सामवेद पूरी तरह से ऋग्वेद पर आधारित वेद है। अगर कभी पूछ ले कौन सा ऐसा वेद है जो पूरी तरह से ऋग्वेद पर डिपेंड करता है, दैट इज सामवेद। सामवेद क्यों, क्योंकि इसके मैक्सिमम जो मंत्र हैं या इसके श्लोक हैं वह ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इन मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है।
उद्गाता, गायन से संबंधित है। ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में ज़्यादातर यहाँ पर औषधियों की बात की गई है, औषधियों की बात की गई है। अथर्ववेद, अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद है, सबसे लोकप्रिय क्यों? क्योंकि इसमें भूत पिशाच की बात की गई है। भूत पिशाच, टोना टोटका, अब जान रहे हो ना गांव में ये सब कितना प्रचलित है, कितना इसकी चर्चा होती है। तो सबसे लोकप्रिय वेद या सबसे श्रेष्ठ वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। ठीक है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ये भी ध्यान दीजिएगा। यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद होता है। अथर्ववेद का जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण कहा जाता है। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको गोपथ कहते हैं, इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको गोपथ कहा जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद है, श्रेष्ठ वेद इसे कहा जाता है, और इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे गोपथ कहते हैं, इकलौता ब्राह्मण ग्रंथ। ये इसलिए लोकप्रिय कि इसमें भूत पिशाच, टोना टोटका आदि चीज़ों की चर्चा ज़्यादा है। और ब्राह्मण, इसका जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता है पुरोहित, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। नेक्स्ट है मित्र, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? भाई अभी मैं बताया कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, कुल 10 मंडल हैं। ठीक है। तो 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, इसमें गायत्री मंत्र है, याद कर लीजिए। गायत्री मंत्र कहाँ पर है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है। दशराग युद्ध क्या था? राजा सुदास, जो भरत वंश का जो राजा था, राजा सुदास, और 10 अन्य राजाओं के बीच में, 10 अन्य राजाओं के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है। कहाँ लड़ा जाता है? परुश्रवी नदी के किनारे। परुश्रवी जो नदी है, ये वैदिक नदी, आज इसको रावी नदी कहते हैं। ठीक है। तो परुश्रवी नदी का संबंध रावी नदी से है। ये 7वें मंडल में है। 9वां मंडल जो है, ये पूरी तरह से 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता या सोम रस से संबंधित है। ठीक है। 10वां मंडल, 10वें मंडल में कहा गया है कि एक विराट पुरुष से 4 लोगों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है। तो एक विराट पुरुष यानी कि ब्रह्मा समझ सकते हो, यहाँ से ये बात की गई है। तो इस तरह से अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आर्य शब्द। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य दोस्त ये वैदिक सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। आर्य क्या है? आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, भाषा सूचक, संस्कृत भाषा का ये शब्द है, भाषा सूचक शब्द है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। तो क्या इसका उत्तर भाषा समूह होगा? तो ये किसी भाषा समूह को नहीं प्रदर्शित करता, ये एक भाषा सूचक, एक भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, वंश, उत्तम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। आर्य शब्द का कहते हैं कि ऋग्वेद में, भाई ऋग्वेद में कम से कम 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं 36 भी मिलता है। तो ऋग्वेद में कम से कम 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। 1853 में दोस्त, 1853 में सबसे पहले जो आर्य शब्द का प्रयोग किए थे वह के थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर इस शब्द को लाए थे कि ये आर्य शब्द है। तो इसका प्रयोग ऋग्वेद में 33 बार हुआ है। तो मैक्स मूलर। और आर्यों के बारे में कहा जाता है कि आर्य जो हैं ये भारत में दूसरे जगहों से, जैसे ये भारत वाला क्षेत्र है ना, ये भारत वाला क्षेत्र है ये पूरा, तो यहाँ से ये जो मध्य एशिया से आए हैं, ये मैक्स मूलर ने ही बताया था कि ये मध्य एशिया से चल के भारत के सिंधु नदी की ओर ऐसे आए हैं। इसमें 2 अभिलेख हैं, एक है बोगज गोई का अभिलेख, बोगज
गोई का अभिलेख, बोगज गोई का अभिलेख है, ठीक है। ये 1500 ईसा पूर्व का अभिलेख है। एक है कस्सी का अभिलेख या एक और अभिलेख है। तो ये आर्यों के भारत में आने को बताता है कि ये भारत से है। ये ईरान का अभिलेख है, ईरान का, ठीक है। नेक्स्ट है त्रयी। क्या है दोस्त त्रयी? त्रयी क्या? 3 वेद हैं, या धर्म, संघ, युद्ध को कहा जाता है, या 3 देवता को कहा जाता है, 3 मौसम को। तो भाई वेदों में जो 3 जो वेद पढ़ते हो 4, एक हम क्या पढ़ते हैं? ऋग्वेद। एक क्या पढ़ते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को, इसी को कहा जाता है वेद त्रयी। वेद त्रयी, ठीक है। तो ये 3 वेद हैं। अथर्ववेद को इससे दूर रखा गया है क्योंकि ये आम जनमानस वाला वेद था, जिसमें भूत पिशाच टोना टुटका ते आम जनमानुष से संबंधित था, इसलिए इसको अलग कर दिया गया और इन तीनों को वेद त्रयी कहा गया है। तो अथर्ववेद ध्यान दीजिएगा, सबसे लोकप्रिय लेकिन वेद यही था क्योंकि इसमें संख्या ज़्यादा थी लोगों की, ठीक है। आम जनमानस की संख्या ज़्यादा थी। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको गोपथ कहते हैं। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे गोपथ कहा जाता है, ठीक है। उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? धर्म पर आधारित पुस्तकें हैं, योग पर आधारित पुस्तकें हैं, या विधि पर आधारित पुस्तकें, या दर्शन पर। तो दोस्त उपनिषद के बारे में ये जो प्रश्न है ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो ये दार्शनिक पुस्तकें हैं, ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद, उपनिषद, उप और निषद 2 शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना। समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरुओं के समीप बैठकर दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना। तो ये ज्ञान दर्शन पर, ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। कुल 108 उपनिषदों की चर्चा मिलती है भारतीय साहित्य में। तो भारतीय साहित्य में कुल कितने उपनिषद की चर्चा मिलती है? 108। कभी कभी पूछा जाता है कि यम और नचिकेता का जो संवाद है, यम और नचिकेता का जो आपसी बातचीत वाला जो प्रकरण है वो किस उपनिषद में मिलता है? तो ये कठोप उपनिषद में मिलता है, कठोपनिषद में मिलता है, ठीक है। इसमें यम और नचिकेता अपना आत्मा के बारे में कि आत्मा अजर है, अमर है, इस तरह के आपस में बातचीत है। तो ये है 108 उपनिषद हैं, इतना आप ध्यान दीजिए। और ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर 3 भागों में विभक्त था? तो 3 में देखिए, ज़्यादातर हड़प्पा के नगर 2 भागों में विभक्त, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। पश्चिमी वाला जो था चबूतरे पर बना हुआ था, इस तरह से ऊंचाई पर बना हुआ था। ये प्रमुख लोगों वाला दुर्ग होता था, पश्चिमी दुर्ग, नगर दुर्ग कहा जाता था। ये पूर्वी टीला, पूर्वी नगर, पूर्वी टीला कहा जाता था। ये बड़ा होता था, आम जनमानुष इसमें ज़्यादा रहते थे। ये निचले क्षेत्र में बना हुआ था और ये चबूतरे पर बना हुआ था। लेकिन एक धौलावीरा एक क्षेत्र है जहाँ पर 3 भाग देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बीच में एक स्टेडियम भी देखने को मिलता है धौलावीरा में। तो 3 भागों में विभक्त कौन था? धौलावीरा। लोथल, लोथल गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर हमने बताया था लोथल गुजरात में पड़ता है। और लोथल समुद्र के किनारे होने के कारण लोथल से बंदरगाह का, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है लोथल से। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। काली गंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से अलंकृत ईंट मिले हुए हैं, ठीक है। सुरकोटदा, सुरकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के अस्थिपंजर, वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा नहीं था, लेकिन चूंकि दूसरे देशों से व्यापार होने के कारण घोड़े के यहाँ पे कुछ हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ता दफना है? तो कुत्ता दफनाने का साक्ष्य जो मिलता है बुर्जहोम से मिलता है। गर्तावास का साक्ष्य बुर्जहोम से मिलता है, ठीक है। बुर्जहोम मतलब कि भुर्ज वृक्ष का स्थान, भुर्ज
वृक्ष का स्थान। ठीक है, तो कुत्ता दफनाने का। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो यहाँ पर क्या मिलता है? चौपानी मांडो में बहुत ज़्यादा मधुमक्खी के छत्ते के जैसे मकान घर देखने को मिलते हैं। कोलडिहवा प्राचीन ऐसी बस्ती है जहाँ से चावल या धान के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे ज़्यादा प्राचीन जो चावल का साक्ष्य मिलता है वह लहुरा देव से मिलता है। ये नवपाषाण कालीन बस्तियां हैं। लहुरा देव से सबसे पुराना चावल या धान का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद कोलडिहवा है, फिर एक है पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में मेहरगढ़, यहाँ से भी खेती के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं, इनको आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है दोस्त, पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? बार बार बता रहे हैं कि पशुपालन की शुरुआत होती है मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत होती है और सबसे पहले जो पशुपालन देखा जाता है वह देखा जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में। मध्य प्रदेश के कहाँ? आदमगढ़ में। आदमगढ़ में सबसे पहले सब पशुपालन देखा जाता है। उसके बाद और कहाँ मिलता है? राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। तो ये दो जगहें हैं। सबसे पहला जो पालतू पशु था वह क्या था? जो जिसे मानव ने पालतू बनाया था वह था कुत्ता था। वह कौन था? कुत्ता। और नवपाषाण काल में क्या था? नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत होती है। कृषि की शुरुआत होती है तो घर बनते हैं तो बस्ती बनती है, गांव बनते हैं, यानी स्थायी जीवन यापन शुरू होता है, स्थायी निवास। अब कृषि का मतलब अब यहाँ पर इंसान खाद्य उत्पादक हो गया है, खाद्यान्न को पैदा करने वाला खाद्य उत्पादक हो गया। गार्डन चाइल्ड एक महोदय हैं जिन्होंने नवपाषाण क्रांति शब्द का उपयोग किया है, ये कृषि के कारण ही। तो इस तरह से ये कुछ प्रश्न हैं और आगे भी हम ऐसे ही खोज के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आएंगे और हल करेंगे और ढेर सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।